आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और इसको आंसर करने। क्वेश्चन है डिस्कस द CSS 2019 में आया इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स। कीवर्ड्स कौन से हैं उनको हम इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। तीसरा कीवर्ड इन पाकिस्तान, कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये 3-4 चीज़ें हैं। हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हम ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन से करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका आउटलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम बात करते हैं प्रीएम्बल की बात कर लेते हैं, या प्रीएम्बल ऑफ एरिया की बात कर लेते हैं, या कंसेप्चुअलाइजेशन की बात कर लेते हैं, या कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। इस तरह की कोई बात जो है ना वो आप पहली हेडिंग दे देते हैं। इसमें हम ओपिनियन लेते हैं, मिसाल के तौर पे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें आप ओपिनियन लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। आप बात शुरू करते हैं कि मॉडर्न मोड में 21st सेंचुरी में ये मॉडर्न वॉरफेयर के मोड्स इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं कि अब जो है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट रिडंडेंट हो गया है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो पैराडाइम है उसको शिफ्ट हो गया है, उसका शिफ्ट या उसको ट्रांजिशन हो गई है नॉन ट्रेडिशनल की तरफ। और जो वॉरफेयर या इंगेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट का के जो मोड्स हैं वो भी शिफ्ट हो गए हैं अब एक नई वॉरफेयर की टाइप की तरफ, जिसको कहा जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर। ये आपने बात कर ली। उसके बाद आप इंट्रो में कहें कि अब ये जो वॉरफेयर है उसमें वॉर की जो टैक्टिक्स हैं, उसमें वॉर की जो प्रैक्टिसेस हैं, और उसमें वॉर की जो रेंज है और वॉर की जो थ्रेशोल्ड है उसकी कोई लिमिट मुख्तस नहीं है। हर लेवल के ऊपर स्ट्राइक किया जा सकता है, हर मोड में स्ट्राइक किया जा सकता है, हर डोमेन में स्ट्राइक किया जा सकता है। और कंक्लूड करते हुए आप बात करते हैं कि एम क्या है। एम इसका ये है कि अपने एनिमी को नुकसान पहुंचाना हर जगह, हर वक्त, या आप कहें कि किसी भी जगह, एट एनी टाइम, एनी प्लेस, और एनी जो भी एनिमी है उसकी कोई भी वल्नरेबिलिटी किसी भी फ्रंट के ऊपर अगर नज़र आती है तो उस वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करना और उस वल्नरेबिलिटी को हिट करना, ये एम है हाइब्रिड वॉरफेयर का। और आप कहें कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जो ये ट्रेंड हाइब्रिड वॉरफेयर का हमें 21st सेंचुरी में नज़र आता है, जो फिर आप इसको एक्सटेंड करते हुए बात कर देंगे, हमें पॉलिटिकल डोमेन में भी नज़र आता है, इकोनॉमिक डोमेन में भी नज़र आता है, हमें सिक्योरिटी की डोमेन में भी नज़र आता है, हमें आइडियोलॉजी की डोमेन में भी नज़र आता है, हमें जो है वो सोशल सेक्टर में भी नज़र आता है, और हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी नज़र आता है, और ये हमें साइबर वॉरफेयर की डोमेन में भी नज़र आता है, और ये हमें मीडिया और प्रोपेगेंडा या परसेप्शन मैनेजमेंट की डोमेन में भी नज़र आता है, और ये हमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के भी मॉडर्न मोड्स की फॉर्म में नज़र आता है। तो आप कहें कि पाकिस्तान भी इससे आज़ाद नहीं है। और क्यों आज़ाद नहीं है? बिकॉज ऑफ इट्स पैरामाउंट कॉन्फ्लिक्ट विद डिफरेंट पावर्स, स्पेशली इंडिया, स्पेशली अफ़गानिस्तान, स्पेशली इसराइल, स्पेशली ईरान। तो यहाँ पे आपका जब जाके ख़त्म हो गया इंट्रोडक्शन, फिर आप मूव करेंगे बॉडी के ऊपर। बॉडी में जब आप सब्सटेंशिएट करेंगे इसमें, तो इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स बतानी है। इंस्ट्रूमेंट है टूल। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट वो मोड है जिसको एम्प्लॉय किया है। मिसाल के तौर पे इंस्ट्रूमेंट हो सकता है टेररिज्म, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वायलेंस, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है टेरर, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपका शायद आपका साइबर वॉरफेयर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट आपका हो सकता है प्रॉक्सीज, इंस्ट्रूमेंट आपका हो सकता है स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल, इंस्ट्रूमेंट आपका हो सकता है ड्रामा या मूवीज़। और टेक्निक क्या होगी? टेक्निक वो होगी जिस प्रोसेस के थ्रू या ऑपरेशन के थ्रू या प्रोसीजर के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, वो टेक्निक होगी। मिसाल के तौर पे स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बना के उन नेटवर्क को
फॉरेन फंडिंग देके उनकी मदद से पाकिस्तान में अटैक्स करवाना और उसकी वजह से फिर जनरल जो है वो थ्रेट का बढ़ना, या उसकी वजह से जो है वो सोसाइटी में वायलेंस का बढ़ना, या उसकी वजह से आपके माशरे में टेरर का जो स्प्रेड है, ये उसकी होगी टेक्निक। टेक्निक क्या होगी? टेक्निक ये होगी कि सॉफ्ट एलिमेंट्स, पब्लिक प्लेसेस या ऐसे वल्नरेबल एलिमेंट्स जो हैं जिनको आप हिट करेंगे तो आपके मुल्क का इमेज मुतासिर होगा, उनको आप ढूंढें और उनको हिट करें। मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी अगर कोई है, उस कम्युनिटी को किसी तरह से नुकसान पहुंचाएं, उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऊपर जो है वो टेररिस्ट अटैक करवा दें, या सुसाइड बम्बिंग का जो मोड है, ये साइबर वॉरफेयर का एक मोड, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक मोड है। अब अगर आप लिटरेचर देखें तो हाइब्रिड वॉरफेयर की जो डेफिनेशंस हैं वो डाइवर्जेंट, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। इस वजह से जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को आप किसी एक कॉन्टेक्स्ट तक लिमिट ना करें। अगर आप इसमें साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में साइबर वॉरफेयर के इंस्ट्रूमेंट, और साइबर वॉरफेयर भी एक इंस्ट्रूमेंट है या एक टेक्निक है। मिसाल के तौर पे 2-3 साल पहले तक हर साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को इंडियन हैकर्स हैक कर लेते थे। टाइम एंड अगेन कॉन्स्टेंटली कोशिशें होती रहती हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसको हैक करने के लिए इंडियंस और इसराइलीज जो है वो कोशिशें करते रहते हैं। बट इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल जो सेंटर है वो इस तरह से किसी नेटवर्क के साथ अटैच ही नहीं है कि उसको हैक किया जा सके, बट कोशिशें होती रहती हैं। इसी तरह से जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं उनकी वेबसाइट्स हैक होती रहती, हर वक्त अटैम्प्ट्स होती रहती हैं। नादरा की वेबसाइट के ऊपर कॉन्स्टेंट अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं हैकिंग की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटा के ऊपर जो है वो हैकिंग के अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर साइबर वॉरफेयर हमारे खिलाफ, मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट में आप देख लें जिस तरह से इंडिया हमारे खिलाफ आइडियोलॉजिकल वॉर में इंगेज हुआ है। अब हाइब्रिड वॉरफेयर में जब आप हाइब्रिड की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे ये मिक्स होता है, ट्रेडिशनल का मॉडर्न का फ्यूजन होती है। इसमें एसिमेट्रिक वॉरफेयर इसका एक हिस्सा है। अब जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स का इंसिडेंट है या फरवरी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान में आके अटैक करना, ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर की कहीं ना कहीं से हाइब्रिड वॉरफेयर के अगर एक्चुअल डिस्पोजिशंस नहीं हैं तो उसके साथ अटैच्ड ज़रूर है। तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। आप पाकिस्तान जो फाटफ में ग्रे लिस्ट किया गया, इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि ये इंडिया की पॉलिटिकल जो है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया के पॉलिटिकल ऑनस्लॉट की वजह से हुआ, इंडिया ने जो पॉलिटिकिंग की उसकी वजह से हुआ। कुलभूषण यादव को मेंशन आप कर सकते हैं कि वो इंसिडेंट, उसके तहत अब बलूचिस्तान में जो प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करना या प्रॉक्सीज़ को फोमेंट करना या ट्रबल को फोमेंट करना पाकिस्तान, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का टूल हो सकता है, हाइब्रिड वॉरफेयर का इंस्ट्रूमेंट है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इसकी बात आप कर सकते हैं। बाज़ लोगों ने तो लाहौर में अभी रिसेंटली जब जो स्टूडेंट यूनियंस का राइज़ हुआ, तो जो कि बुनियादी तौर पे लेफ़्ट विंग से लेफ़्ट लीनिंग स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फैज़ की जब पोइम्स रिसाइट की, उसके बाद भी बाज़ लोगों को इसमें मुल्क दुश्मनी की बो नज़र आई और उसमें हाइब्रिड वॉरफेयर के इस तरह की बड़ी बड़ी मोटी मोटी टर्म्स की लोग जो है वो कॉनोटेशंस ढूंढने लगते हैं। तो ये अगेन जहाँ पे भी जिस भी मोड में आपको पाकिस्तान की सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर नज़र आ रही हो तो आप उसको लेबल कर सकते हैं दैट यस दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। बट जो की फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, वो आपने हर सूरत मेंशन करना है। लाइक कुलभूषण यादव का पकड़ा जाना है, लाइक सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा है, लाइक जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का जो इमेज है उसको डिस्टॉर्ट करना है, लाइक टेररिज्म को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करना है। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के एलिमेंट्स। अब इसको क्लोज करते हुए कंक्लूजन में आपने क्या बात करनी है? कंक्लूजन में आपने ये बात करनी है, अब जब आप ये बात करें तो इसमें आप मैप्स वगैरह बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो मैप बना के शो कर सकते हैं कि यहाँ से हमें इस तरह के हाइब्रिड वॉरफेयर के, इस तरह के थ्रेट का ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल उसका सामना है। सीपैक के मतलब जो है सीपैक की सिक्योरिटी को लेकर आप बात कर सकते हैं कि कुलभूषण जैसे ग्रुप्स के थ्रू या कुलभूषण जैसे इंडिविजुअल्स के थ्रू इंडिया सीपैक के खिलाफ बलूचिस्तान में सीपैक को नाकाम करना चाहता था। अगेन दैट इज़ अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। कंक्लूजन में आप ये बात करें कि पाकिस्तान ग्लोबल वार ऑन टेरर या फिर आप 1998 से ऑनवर्ड बात करें,
उसके बाद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के एनिमीज़ जो हैं उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। बिकॉज पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर ऑप्शन हासिल कर लिया, जब न्यूक्लियर बम हासिल कर लिया, तो उसके बाद पाकिस्तान के एनिमीज़ के पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि डायरेक्टली पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एक अटैक के थ्रू कंप्रोमाइज़ कर सकें। तो फिर दे मूव टू हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल्स। और आप ये भी बात कर सकते हैं कि ओवरऑल चूंकि ग्लोबल लेवल के ऊपर वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट में शिफ्ट आया है, तो इंडिया की जो डॉक्ट्राइन है या हमारे एनिमीज़ की जो डॉक्ट्राइन है वो भी उसके साथ मूव हुई है। और उसकी वजह से हमें पाकिस्तान में कभी सुसाइड बम्पिंग के केस में, कभी आईडीज़ की फॉर्म में, कभी VBIDs के फॉर्म में, कभी गैस सिलेंडर्स के फॉर्म में, कभी साइबर अटैक्स की फॉर्म में, कभी पाकिस्तान में जो है वो स्मॉग की फॉर्म में, इंडिया की जो इन्वायरमेंटल पाकिस्तान के ऊपर वॉर है, या फिर वाटर क्राइसिस के फॉर्म में जो कि इंडिया की वजह से कश्मीर में जो इंडिया कर रहा है और जो हमारा पानी इंडिया रोक रहा है उसकी वजह से, या इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच करने का थ्रेट, इसके थ्रू जो है वो पाकिस्तान को वो हर फ्रंट के ऊपर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना है। और इस तरह आप इस टॉपिक को क्लोज करें। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को भी खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज आप में से बाज ने कहा। पेपर अटेम्प्टिंग के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? पहली बात, पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं इस पे बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप आंसर दें तो आपको 2 + 2 4 करना आता हो। आपको मिसाल के तौर पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पता है और आपको सेंट्रल एशिया साउथ एशिया प्रोजेक्ट का भी पता है। कनेक्ट द बोथ, कनेक्ट करो दोनों को और एक नया एंगल क्रिएट करो। नया एंगल क्या क्रिएट कर सकते हो? मिसाल के तौर पे आप कह सकते हो कि दोनों के थ्रू इंटीग्रेशन हो रही है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स की, या सीपेक का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और सेंट्रल एशिया से जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो इस रीजन में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंटीग्रेशन का आप आर्गुमेंट दे सकते हो। सो 2 + 2 4 करना आता हो। या फिर अगर आप बात करें, मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर की हम बात कर लेते हैं। आप अगर कश्मीर की बात करें तो एक तरफ आपको पता है कश्मीर में इंडिया स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान स्टेक होल्डर है और चाइना स्टेक होल्डर है। आप ये प्रपोज करें 2 + 2 4 में आप ये प्रपोज करें कि यूएन चूँकि यूएन जो है वो इफेक्टिवली यहाँ पे रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो सार्क हमारे पास एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कश्मीर की जो टेरिटरी है उसको सार्क के जो 7-8 ममालिक हैं उनकी कंबाइंड टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए या सबके हुकूक तस्लीम कर दिए जाएं, लेकिन जो कश्मीर का स्टेट मॉडल है वो इंडिपेंडेंट हो। ओवरऑल गवर्नेंस, ओवरऑल डिफेंस के कंट्रोल सारे सार्क कंट्रीज़ के अंडर होगा, किसी एक के अंडर नहीं होगा। और जो है वो गवर्नेंस कश्मीर की अपनी इंटरनल या ऑटोनमस हो। तो 2 + 2 4 करना आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ बतानी आती हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू योर रिस्पॉन्स और रूम अराउंड 12 सब्जेक्ट्स यू प्रिपेयर्ड फॉर CSS। एक बात याद रखिए, जब आप CSS की तैयारी करें या जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर करें तो आपको अपने तमाम पेपर्स में से जो भी सब्जेक्ट तैयार किया है उस सब्जेक्ट में आप खुद को जाके देखें कि कहीं पर कोई थ्योरी, कहीं पर कोई रेलिवेंट पॉइंट, कहीं पर कोई रेलिवेंट फैक्ट तो ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा हो और आपको मेंशन करना है इसमें। सो अगर IR में कोई थ्योरी पढ़ी है सो डू मेंशन इट इन करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में अगर स्टैट पढ़ा है तो IR में मेंशन करें। आई लॉ में अगर एक आर्टिकल का रेफरेंस पढ़ा है और कॉन्फ्लिक्ट से मुतल्लिक पढ़ा है और बात कर रहे हैं आप किसी वॉर की, सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की, तो आप इंटरनेशनल लॉ का आर्टिकल मेंशन करें। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें। एक सब्जेक्ट में जो बात पढ़ी वो आप अपने जो है पेपर में आंसर है जिस भी पेपर का है उसको यूँ ही समझें कि सारे पेपर्स का आप आंसर दे रहे हैं। लेकिन उस पेपर का जो IR है तो बुनियादी तौर पर उसको IR का पेपर ही रखना है। IR की थ्योरीज कोट करें
आई लॉ है तो आई लॉ के आर्टिकल्स कोड करें, यूएस है तो यूएस हिस्ट्री की डेट्स, उसके प्रेसिडेंट्स के नाम, उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो कोड करें, तब यूएस हिस्ट्री का पेपर लगेगा। 12 सब्जेक्ट्स में जो पढ़ा है उसको इस्तेमाल में लाएं और अपनी जो 16 साल की तालीम में जो भी पढ़ा है, जो भी फैक्ट आपको पता है वो ज़रूर लिखें और ये समझें कि सीएसएस के एग्ज़ामिनर को कुछ नहीं आता और आप उसको एजुकेट कर रहे हैं। आप यूँ समझें कि वो नालायक है और आप उसको वो बात बता रहे हैं। और जब आप उसको ये बताएं तो कभी ये ना समझें कि उसको पहले से कोई बात पता है, उसको कुछ नहीं पता, सिर्फ आप उसको बता सकते हैं। सीएसएस के एग्ज़ामिनर के सामने जब आपका आंसर जाता है तो वो सिर्फ इतना जानता है आपके बारे में कि ये किसी बंदे ने ये लिखा है, उसको वो पढ़ता है और अंदाज़ा लगाता है कि आप कितने लायक हैं और फिर उसके बेस के ऊपर नंबर देता है। तो आप जितने भी बड़े फिलोसोफर हों, साइंसदान हों, जब तक आपने पेपर में अच्छा नहीं लिखा आपको नंबर नहीं मिल सकते और रिजल्टेंटली आपका सीएसएस का रिजल्ट मुतासर होगा। रिमेंबर कि सीएसएस का एग्जामिनर जो है उसको कुछ नहीं पता, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अपनी बात को कोहेरेंट रखो। कोहेरेंट होने का मतलब ये है कि इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं, चीज़ों को कनेक्ट करो। कनेक्ट ऐसे करो, नेशनल एक्शन प्लान की मिसाल के तौर पे बात करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान की बात करो तो इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हो तो होम डिपार्टमेंट की बात करो, पुलिस की बात करो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात करो। लेकिन कहीं से भी आपने जो है वो बात नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी हेल्थ डिपार्टमेंट, नेशनल एक्शन प्लान, हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो कोहेरेंट रहें और अपनी बातों को एक लॉजिकल फ्लो में लेके आएँ ताकि पता चले कि आपने चीज़ों को समझा है और उसी सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में आंसर करना आता है। रेलिवेंट रहें। रेलिवेंट आप कैसे होंगे? जो सवाल पूछा है उसका जवाब दें, जो बात नहीं पूछी उसको अवॉइड करें, सर्कमलोक्यूशन ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दें, टू द पॉइंट जवाब दें और एकदम से पॉइंट को स्ट्राइक करें, स्ट्राइक द बुल्स आई। मिसाल के तौर पे सीपैक इज गेम चेंजर और नॉट, फ़ौरन बताएं कि गेम चेंजर है या नहीं है। नहीं है तो फ़ौरन बताएं, है तो फ़ौरन बताएं। किस में बताना है इसके ऊपर मैं बात करूंगा, कहाँ पे बताना है। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, एकदम से अपनी मतलब की बात करें और उसके बाद उस बात को फिर घुमाएं, एक्सपेंड करें। मीन्स जो इन्वर्टेड पिरामिडल मॉडल है इसको स्पेसिफिक टू जर्नल जाएं, स्पेसिफिक जाएं, पहले एकदम से पॉइंट स्ट्राइक करें फिर उसको एक्सपेंड करें। बज़ वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, अपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करें। इसका मतलब है कि एग्जामिनर के लिए अपने पेपर को खूबसूरत बना के पेश करें, हेडिंग्स का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि मार्कर्स का इस्तेमाल करें, कोई फैक्ट लिखा है तो उसको हाईलाइट करें, उसको अंडरलाइन करें। तो ये मतलब है फैसिलिटेट द एग्जामिनर। शुड आउटलाइंस बी गिवन इन एवरी आंसर, इसका आंसर है यस एंड नो। पॉइंट ये है, आउटलाइन अगर आप ब्रीफ में दे रहे हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर के 3-4 मेन पॉइंट्स उस आउटलाइन में दे रहे हैं और ओवरऑल आपके आउटलाइन के 6-7 पॉइंट्स बनते हैं तो देन इट्स फाइन, आउटलाइन आप दे दें। उसमें आप एग्जामिनर को बता देंगे कि आप ये बातें लिख रहे हैं। अगर आप नहीं देते नो प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस में देते हैं कुछ में नहीं देते, इवन दैट इज़ फाइन। लेकिन आउटलाइंस देना और ओवरऑल क्वेश्चन के स्ट्रक्चर उसको बता देने से आप उससे बता देते हैं क्लियरली कि आप इन ग्राउंड्स के ऊपर आर्ग्यू करेंगे और उसको पहले से आइडिया बन जाता है कि इसको ये भी बात पता है, तो वो आपको अच्छे नंबर दे देता है। शुड यू ऑलवेज फॉलो इंट्रोडक्शन, बॉडी, रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन? यस, ये एक अच्छा मॉडल है, इसको आप फॉलो करें। इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, बॉडी के बाद रिकमेंडेशन या सजेशंस अगर पूछी हैं आपको लगता है तो, और फिर आखिर पे उसको कंक्लूड करें। इसमें आपने क्रिटिकल एनालिसिस का पार्ट भी ऐड करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डिवाइड टाइम। सबसे पहली बात, 3 घंटे का पेपर है, एमसीक्यूज पार्ट पहले आता है। 5 मिनट में या 10 मिनट में एमसीक्यूज पार्ट को करके साइड पे रख दें, हो सकता है आराम से 5-7 मिनट में हो सकता है। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है 2 घंटे 50 मिनट, उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 42 मिनट बनते हैं। 42 मिनट 4 क्वेश्चंस के ऊपर इक्वली डिवाइड करने हैं। अपनी वॉच सामने रखें, आपके पास वॉच होनी चाहिए और जो क्वेश्चन जो आपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया उसके ऊपर 1 घंटा नहीं लगाना, 40 मिनट में उसको ख़त्म करें, फिर फ़ौरन दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाएं, फिर तीसरा, फिर चौथा।
हर क्वेश्चन को उसका इक्वल टाइम दें और आखिर पे 5 मिनट में ओवरऑल अपने को तमाम जो आंसर्स हैं उनको एक दफ़ा से देख लें, कहीं पे कोई अगर मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लें। तो इस तरह से आपने टाइम को इक्वली डिवाइड करके, और टाइम आपने बचाना कहाँ से है, एमसीक्यूज में से बचाना है। और कभी भी किसी सवाल का, एक सवाल का टाइम दूसरे सवाल को मत दें। आंसर लेंथ क्या होनी चाहिए, आंसर लेंथ जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग अपॉन यूर राइटिंग 5 पेज भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और आपकी राइटिंग स्पीड 7 भी हो सकते हैं, 8 भी। बट एक क्वेश्चन की 8 पेजेस और दूसरे के 4 नॉट रिकमेंडेड, आपको नुकसान होगा। और हर क्वेश्चन को उसका प्रॉपर टाइम दें, 40 मिनट दें और उसको डिटेल में लिखने की कोशिश करें। हेडिंग्स नंबर्स कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ हेडिंग्स दें आप। हेडिंग्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, हेडिंग्स में पता चले कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, एम्बिगुअस हेडिंग्स ना हो। और हेडिंग्स को अंडरलाइन करें, और इसके अलावा अपने पेपर में हर उस बात को अंडरलाइन करें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर देखे कि आपको पता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यूएसए का अफगान वार में 2400 उनके बंदे मारे गए हैं, तो आप 2400 को अंडरलाइन कर दें। आप अगर कहते हैं कि तालिबान के 17,000 फाइटर्स मारे गए, तो 17,000 को आप जो है वो अंडरलाइन करें। आप अगर कहते हैं अफगानिस्तान वॉर में यूएसए को 20 ईयर्स हो गए, तो आप 20 ईयर्स को अंडरलाइन कर दें। अगर आप कहते हैं पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.8% है अभी, तो आप 2.8% को अंडरलाइन कर लें। तो इस तरह से आप हाईलाइट करके उसको बताएं, हेडिंग्स यूज़ करें, हेडिंग्स को अंडरलाइन करें और मैक्सिमम नंबर ऑफ हेडिंग्स इस्तेमाल करें। और हेडिंग्स के बाद फिर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें 2 से 3 लाइंस में। पैराग्राफिंग हाउ मच, ओवरऑल जो पैराग्राफ है या जो लाइंस हैं या सेंटेंसेस हैं वो आपके आंसर का 60% तक होने चाहिए। 55 to 60% या 70% भी हो सकता है। पैराग्राफ वेल स्ट्रक्चर्ड हों, आपके खूबसूरत अच्छे स्ट्रक्चर में बने हों। स्पेशली 2 पैराग्राफ्स आपके बहुत खूबसूरत लिखे होने चाहिए। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और सेकंड इज कंक्लूजन का पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन जो है वो हाफ पेज का आप लिखें, हाफ पेज का जो है उसमें अपनी पॉइंट की बात कर दें और उसके बाद फिर उसको फर्दर बता दें कि आप क्यों वो ओपिनियन रखते हैं। विजुअल एड्स, विजुअल एड्स फिगरेटिव प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स इस्तेमाल करें, चार्ट्स इस्तेमाल करें, शेप्स इस्तेमाल करें, फ्लो चार्ट्स इस्तेमाल करें, टेबल्स इस्तेमाल करें, रेफरेंसिंग इस्तेमाल करें, बुक का रेफरेंस, ऑथर का रेफरेंस, कोटेशन पता है तो जिसकी कोटेशन है उसका रेफरेंस, फुट नोट्स लगाएं। बुक्स को आप देखें उनके नीचे फुट नोट्स लगे होते हैं, एंड नोट्स लगे होते हैं। फुट नोट्स और एंड नोट्स मिसाल के तौर पे इंपॉर्टेंट बात है ये, शुड क्वेश्चन यहाँ पे एक आपने लगा दिया, स्टेरिक लगा दिया और नीचे यहाँ पे आके जी स्टेरिक के बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये काम भी आप कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हैं, अलग से डब्बे बना सकते हैं, लेकिन आपका पेपर खूबसूरत नज़र आना चाहिए। मैप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। सीपेक की बात करें, पाकिस्तान का मैप, मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लीबिया का या इराक का या सीरिया का मैप। अगर आप बात कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन की तो इंडियन ओशन का मैप। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर का मैप। रेफरेंसेस आप किस किस के दे सकते हैं, रिपोर्ट्स के दे सकते हैं, आर्टिकल्स के दे सकते हैं, बुक्स के दे सकते हैं, ऑथर्स के दे सकते हैं, जर्नल्स के देख सकते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ की वेबसाइट्स के दे सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के दे सकते हैं। मेंशन कैसे करना है, स्पेसिफिक पूरा नाम ज़रूरी नहीं है, ईयर पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जनरल रेफरेंस आप दे दें, दैट वुड सफाइस। क्योंकि अगेन उसको भी पता है कि आप 12 पेपर्स देने जा रहे हैं और आपको यूएन की किसी एक ईयर में मेंशन हुई रिपोर्ट जिसके 10 वर्ड्स में जिसका नाम है वो एग्जैक्ट नहीं पता होगा, तो यूएन रिपोर्ट इन 2013, इन 2011, 2016 उसका रेफरेंस दे दें बस। ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन कश्मीर, जून 2018 में ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई। आपको रिपोर्ट का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना बता दें ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई कश्मीर के ऊपर 2018 में, दैट्स ऑल। जून का नहीं पता, नो प्रॉब्लम, बट रेफरेंसेस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज कैसे करने हैं, जल्दी से ख़त्म करें 5-10 मिनट में। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो आप पास्ट पेपर से करें। हाउ टू सेलेक्ट एंड विच क्वेश्चंस टू बी सिलेक्टेड फॉर रिस्पॉन्सेज। पेपर जब आपके सामने आए तो 7 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 4 करने होते हैं। पेपर को 2-3 दफ़ा पढ़ें तमाम क्वेश्चंस को,
हर दफ़ा जब आप पढ़ें तो टिक करते जाएं, क्वेश्चन 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। दूसरी दफ़ा फिर पढ़ें, क्वेश्चन 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 नहीं आता। तीसरी दफ़ा फिर पढ़ें, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। इस तरह से जब आप एलिमिनेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे आते हैं। तो आपने उन क्वेश्चंस को 4 को सिलेक्ट करना है, बाकी आपने एलिमिनेट कर देने हैं। उन 4 क्वेश्चंस को फिर आपने प्रायोरिटाइज फिर करें। मिसाल के तौर पे 4 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आमतौर पे सब्जेक्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बेस्ट आता है, फिर 2 बेस्ट आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 उसके कंपैरिजन में कम अच्छा आता है, और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 सबसे कम आता है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर ये होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बेस्ट आता है वो आपने पहले पे लिखना है, फिर आपने दूसरे के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है, तीसरे के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 6 लिखें, और एंड के ऊपर आप जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 है, जो भी आपको सेकंड बेस्ट आता था वो आपने लास्ट के ऊपर लिखना है। ये बात आपको टाइम मैनेजमेंट साथ आपने फॉलो करनी है। टाइम डिवीजन अक्रॉस डिफरेंट क्वेश्चंस, अगेन इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। इक्वली टाइम डिवाइड करें। विच बॉल पॉइंट टू बी यूज? बॉल पॉइंट वो यूज करें जो नीट एंड क्लीन दिखता हो। मेरी अपनी आदत है कि मैं जेल पेन यूज करता हूँ, और बॉल पॉइंट जब आप रखें तो अपने पास 3 से 4 बॉल पॉइंट्स रखें। अब मैं 2 तरह की इंक्स यूज करता था, ब्लैक इंक यूज़ करता था और ब्लू इंक, दोनों अलाउड होती हैं, तो मैं आमतौर पे दोनों जेल पेन से इस्तेमाल करता था। मैं सिर्फ पेपर को जेल पेन से लिखता था, और साथ मार्कर ब्लू मार्कर इस्तेमाल करता था, ब्लैक मार्कर इस्तेमाल मैं नहीं करता था। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, तो पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, और आम बॉल पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं जेल पेन को ज़्यादा पर्सनली प्रेफर करता हूँ एक आम बॉल पॉइंट की निस्बत, क्योंकि उससे फिनिश अच्छी आती है। पॉइंटर्स ज़रूर यूज़ करें हेडिंग देने के लिए, और पॉइंटर से ही अंडरलाइन करें। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी आप पॉइंटर से लिख सकते हैं, कोटेशन है उसको भी आप पॉइंटर से लिख सकते हैं, या फिर दूसरे इंक के जेल पेन से लिख सकते हैं। व्हाट इफ क्वेश्चन हैज सम पार्ट्स? क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो आंसर भी 3 पार्ट्स का होना चाहिए। 40 मिनट है, 13 मिनट पहले पार्ट पे, 13 दूसरे पे, 13 तीसरे पे। या फिर मिसाल के तौर पे पूछा कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें आप इमेजिन करें कि ग्लोबलाइजेशन अगर पूछा है, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब है इसके 3 या 4 नंबर होंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, इसके 8 या 9 नंबर होंगे। और जो लास्ट पार्ट है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके भी 8 या 9 नंबर होंगे। तो हर जो पार्ट है वो 3 पार्ट्स बन गए, तो तीनों पार्ट्स को अलग अलग अटेम्प्ट करना है एक ही सीक्वेंस में जिसमें पूछा हुआ है, और टाइम भी उसी हिसाब से मैनेज करना, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस हिसाब से प्रोपोर्शनेट में आपको लग रहा है कि इतने नंबर इसके हो सकते हैं, इतना आपको आइडिया हो जाता है। अगर लग रहा है तीनों के इक्वल नंबर हैं तो तीनों को इक्वली टाइम डिवाइड करें। अदरवाइज 8-10 मिनट में डेफिनेशंस लिखें, और बाकी जो 15-15 मिनट में जो है वो आप बाकी दूसरे पार्ट को और तीसरे पार्ट को, जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन के उतने पार्ट्स में ही आंसर करें। हर पार्ट का आंसर होना चाहिए। यूज़ ऑफ बज़वर्ड्स ज़रूर करें। जो भी आप इस तरह के बज़वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल बनते हैं। मसलन सीपैक गेम चेंजर, सीपैक इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो फ्लैगशिप हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, या फिर न्यू एरा, इस तरह के जो है ना, जो मोटे मोटे वर्ड्स होते हैं, बज़वर्ड्स इस तरह के जो लिटरेचर में आ जाते हैं, उनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। हाउ टू डील विद कंट्रोवर्शियल एरियाज़, कंट्रोवर्शियल एरियाज़ के ऊपर जब आप डील करें तो बड़ी एहतियात से मूव करना है। इस्लाम से मुतल्लिक बात हो, पाकिस्तान से मुतल्लिक बात हो, या फिर बात हो पाकिस्तान आर्मी और हमारे डिफेंस से मुतल्लिक, तो एहतियात से बात करनी है। बहुत ज़्यादा ब्लंट नहीं होना और इर्रेशनल नहीं होना। अगर आप पॉइंट बनाना चाह रहे हैं तो पॉइंट ऐसे बनाएं कि आप बात भी कहते हैं और नुकसान भी ना हो, और उसके लिए थोड़े से यूफिमिज्म इस्तेमाल करें। थोड़ा सा आप अपनी बात को घुमा फिरा के कर दें, बट उसको आपने पॉइंट ज़रूर अक्रॉस करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ब्लंटली जब आप बात करते हैं तो उससे फिर नेगेटिविटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल आप ज़रूर हों, लेकिन अगेन वो क्रिटिकल की जो आपकी डेफिनेशन है दैट शुड बी बैक्ड बाय सम स्ट्रॉन्ग एविडेंस, सम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? आपसे जब वो क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन, या फिर आपसे जब पूछता है कि व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ अफगान पीस प्रोसेस फॉर पाकिस्तान, तो उसमें आपने क्रिटिकल एनालिसिस देना है।
अगर आपसे पूछता है व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज और डिफाइन डिफरेंट एक्सप्लेन क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसमें क्रिटिकल एनालिसिस कुछ खास नहीं है, डिस्क्रिप्टिव किस्म का क्वेश्चन है, आपने लिखना है आंसर। लेकिन अगर पूछता है इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान, तो ये एनालिसिस है, इसमें आप एनालिसिस की बात करेंगे कि पाकिस्तान का ये भी नुकसान होगा, या फिर रेफ्यूजीज़ यहाँ से जाके वहाँ पे सेटल होंगे तो हमारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे, या फिर आप बात कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस होगा तो उसकी वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्रिटिकल एनालिसिस आपने डिफरेंट अपने जो बॉडी का पार्ट है उसमें एनालाइज करना है, उसमें आपने क्रिटिकल एनालिसिस देना है। क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो आपकी हेडिंग्स, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स होंगी, वो आपका क्रिटिकल एनालिसिस देंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सीधा सीधा अगर सवाल है, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस फिर भी आप देना चाह रहे हैं और वो देना चाहिए, तो वो आप कंक्लूजन से पहले एक पैराग्राफ में ज़रूर दें। वेयर शुड इट बी इन अ रिस्पॉन्स, अगर क्वेश्चन है ही ओवरऑल एनालिसिस का तो सारे आपके पूरे पेपर में, पूरे आंसर में, और अगर जनरल क्वेश्चन है तो उसमें फिर जो है वो आपका होना चाहिए कंक्लूजन से थोड़ा सा पहले। हाउ टू फिगर आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिपेंड करता है, अगर उसने आपसे ओपिनियन मांगा है, व्यू मांगा है, आर्ग्यू मांगा है, कमेंट मांगा है, तो आपका ओपिनियन मांग रहा है। एक्सप्लेन कहा है, इलस्ट्रेट कहा है, तो फिर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। हाउ टू बैक योर आर्ग्यूमेंट्स, स्टैट्स के ऊपर, फैक्ट्स की बेस के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर, जो आपने पढ़ा है, एनालिसिस, जो बुक्स से आपने पढ़ा है, जो नोट्स तैयार किए हैं, उससे आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करना है। इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। सी यू।